हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए है। तो आज का ये जो पेपर लेकर आई हूँ मैं, ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। तो देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे, क्या क्या कोर्स था। तो ये पेपर जो है वो एम्स का ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता तथा अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है, ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो दोनों कथन है वो दोनों ही सत्य है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें सही। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है जिसमें 1 तथा 2 दोनों, ये जो दोनों ही हैं वो सही होंगे। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये जो समिति है इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत में एलटीसी के अनुसार वेतन स्तर, खाली जगह तथा उससे ऊपर के कर्मचारी अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन व्यवसाय क्लब वर्ग में हकदार होंगे। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो 14 है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं। अगला सवाल है, ये जो पेपर है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूछा गया है। तो आप जिस भी माध्यम में कंफर्टेबल हैं आप उसके हिसाब से देख सकते हैं इसमें। तो आपको इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है कि ये हिंदी है या इंग्लिश है। भारत में खाली जगह का अर्थ वह व्यय है जो एक ही उद्देश्य के लिए आवधिक अंतराल पर किया जाता है। तो ये जो है ये आवर्ती व्यय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर खाली जगह दिया जा सकता है, भले ही उसका अर्जित अवकाश देय हो। तो ये जो आंसर है इसका वो है परिवर्तित अवकाश। अगला सवाल देखते हैं। यदि केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 द्वारा शासित एक सरकारी कर्मचारी को एक औद्योगिक संस्थान में नियुक्त किया जाता है तब उसके अवकाश की शर्तें खाली जगह द्वारा शासित होती है। तो ये 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के खाली जगह के तहत संघ के मामलों के संदर्भ में कार्यरत किसी भी कार्यालय द्वारा प्राप्त या जमा की गई सभी धनराशि उसकी क्षमता है। सरकार द्वारा उठाए गए या प्राप्त राजस्व या सार्वजनिक धन के अलावा सार्वजनिक खाते में भुगतान किया जाएगा। तो ये जो है ये अनुच्छेद 284 में इसका उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 284। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा नियम आचरण 1964 के अनुसार यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? शारीरिक संपर्क तथा अग्रता, यौन टिप्पणियां बनाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर मौखिक आचरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही है। ये तीनों ही जो है वो यौन उत्पीड़न में आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। उच्च न्यायालयों तथा भारत के आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अलावा किसी भी कानून के तहत गठित न्यायालयों के अलावा प्रत्येक राज्य में आपराधिक न्यायालयों की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी होगी? यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वो सही है, यानी कि सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे। सत्र की अदालतें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा किसी भी महानगरीय क्षेत्र में
महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट। तो ये जो है वो सही होंगे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कलकत्ता बेंच की आधिकारिकता नहीं है? तो ये जो करेक्ट आंसर है, इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से उत्तरांचल राज्य जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कार्यालय प्रक्रिया के केंद्रीय सचिवालय मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाएं खाली जगह के परस्पर विरोधी विचारों को संतुलित करने का प्रयास करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीनों ऑप्शंस जो है पहला, दूसरा और तीसरा, जो तीनों विभाग के वो सही है। अच्छा, इसमें जो है वो आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो इस तरह से दे रखे हैं कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है। तो ये जो है वो विचार योग्य हो जाते हैं। तो आप जब भी इसमें देखेंगे तो अपनी जो है सूझबूझ के साथ इन सबको करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही है, यानी गति, गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा औचित्य, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय खाली जगह को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा इस कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर राज्य के राज्यपाल होंगे। अगला सवाल देखते हैं, भारत में खाली जगह एक दस्तावेज है जो सेवाओं, सूचना, चयन तथा परामर्श, गैर भेदभाव तथा पहुंच निवारण, शिष्टाचार तथा धन के मूल्य के मानकों के संदर्भ में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है नागरिक अधिकार पत्र। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र पर या अन्यथा दिया गया असाधारण अवकाश को खाली जगह के प्रावधानों के अधीन पूर्वव्यापी अवकाश में बदला जा सकता है। तो ये जो है वो रूल 31 में दिया गया है। तो रूल 31 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार खाली जगह को अवकाश नहीं दिया जाएगा। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं, सरकारी कर्मचारी जिसे सक्षम दंड प्राधिकारी ने बर्खास्त करने हटाने का निर्णय लिया है। दूसरा है सरकारी कर्मचारी जिसे सरकारी सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों ही हैं, जो दोनों ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की कार्यालय प्रक्रिया के केंद्रीय सचिवालय मैनुअल के तहत संचार के प्रारूपण के अनुसार प्रारूपण के लिए सामान्य निर्देशक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन दे रखे हैं, उसमें से पहला कथन है प्रारूप स्पष्ट तथा संक्षिप्त होगा। दूसरा कथन है संचार पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर तथा ईमेल संचारण में दर्शाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोनों ही है। ये जो दोनों सेंटेंस है वो सही है, दोनों कथन सही ही है। आगे जो है वो परिभाषा दी गई है जिसे हमें सुमेलित करना है, यानी कि पहले जो है वो कार्यालय दिए गए हैं और कार्यालयों की कौन सी परिभाषा है वो दी गई है। जैसे इसमें जो है वो 3 दे रखे हैं, अधीनस्थ कार्यालय, संवैधानिक निकाय और स्वायत्त निकाय। इनके सामने ही 3 जो है वो डेफिनेशंस दे रखी है। कौन सी डेफिनेशन किसकी है उसे हमें सुमेलित करना है। तो जो पहली डेफिनेशन है, पहला जो है उसकी तीसरे नंबर की डेफिनेशन है, और जो दूसरा ऑप्शन है उसकी दूसरी और तीसरे की जो है वो पहली डेफिनेशन है। यानी कि आपको डेफिनेशन भी याद करनी होगी, आपको उससे भी अच्छे से पढ़ना होगा। इस तरह से सुमेलित करने के लिए भी आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार शिशु देखभाल अवकाश नियम के प्रावधानों के अधीन
एक महिला सरकारी सेवक तथा एकल पुरुष सरकारी सेवक को अधिकतम खाली जगह अवधि के लिए अवकाश देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाल देखभाल अवकाश दिया जा सकता है। पूर्ण सेवा के दौरान दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे पालन पोषण के लिए या उनकी किसी ज़रूरत की देखभाल के लिए, जैसे कि शिक्षा, व्याधि आदि। तो इसमें से जो है वो करेक्ट आंसर है 720 दिन। अगला सवाल देखते हैं, भारत के बजट में निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा। तो जो कथन है वो है, बजट से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए जाने वाले अपेक्षित सभी राजस्व का अनुमान। दूसरा कथन है, उस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना के लिए सभी व्यय का अनुमान। तो ये जो दोनों कथन है वो दोनों ही सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को खाली जगह से अधिक लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। तो ये जो है वो आंसर है इसका 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, खाली जगह निकायों की स्थापना एक कानून या भारत के संसद के अधिनियम के तहत की जाती है। तो वो है वैधानिक। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार पितृत्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन है, उसमें से पहला है, पितृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में पितृत्व अवकाश अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये जो दोनों हैं कथन वो सत्य है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन है इसके, अधिकरण मामलों का निर्णय लेने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधे नहीं होता। दूसरा जो कथन है, अधिकरण को उच्च न्यायालयों के रूप में स्वयं की अवमानना के संबंध में समान अधिकारिकता तथा अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। अगला सवाल है, भारत में सेवा के मौलिक नियमों के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उप कैडर से संबंधित डॉक्टरों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु खाली जगह वर्ष होगी। तो ये जो आयु है वो 65 वर्ष की होगी। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के आधार पर केंद्र सरकार के खातों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह पर खाली जगह द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा। तो ये जो है वो राष्ट्रपति के प्रारूप में रखा जाएगा। अगला सवाल है, भारत में खाली जगह का उपयोग सामान्यतः आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जैसे नियमित अवकाश देना, नियुक्ति तथा स्थानांतरण आदि जारी करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है वो कार्यालय आदेश होता है। अगला सवाल है, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा। कार्यस्थल में खाली जगह शामिल है। इसके कथन है, अस्पताल या परिचर गृह, वास स्थान या मकान। तो ये जो है वो दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के अनुसार उपहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपहार में मुफ्त परिवहन, बोर्डिंग, लॉजिंग या अन्य सेवा या कोई अन्य धन संबंधी लाभ शामिल होगा जब किसी करीबी संबंधी या निजी मित्र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया हो।
जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं हो। आकस्मिक आहार, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य को उपहार माना जाएगा। तो ये जो है उसमें केवल एक यानी कि ऊपर वाला कथन सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद या कर्तव्यों की अंतिम समाप्ति के बाद, लेकिन नियम 39A 39B के तहत देय अवकाश वेतन के बराबर नकद की वास्तविक प्राप्ति से पहले यदि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में राशि खाली जगह को देनी होगी। इसके जो कथन है, यदि मृतक पुरुष था तो विधवा को, यदि मृतक पुरुष था तथा एक से अधिक विधवाएं हैं तो आयु में सबसे बड़ी जीवित विधवा को। तो ये जो है वो दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक अनुदान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये जो है वो 115 अनुच्छेद जो है उससे संबंधित है। अनुच्छेद से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मुंबई बेंच की आधिकारिकता है? तो ये जो है वो केवल 1, 2 और 3 यानी कि तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। चौथा वाला जो कथन है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, ये जो है वो सही नहीं होगा इसमें। अगला सवाल है, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार असाधारण अवकाश की समयावधि क्या है? जहां सरकारी कर्मचारी जिसने 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है किसी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्यालय में फुफ्फुस यक्षमा या फुफ्फुस सावरण शोध या यक्षमिकीय का उपचार चल रहा है। तो ये जो है इसका आंसर है 18 महीने। ये जो शब्द है वो पल्मोनरी से है, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उसको कहते हैं ये फुफ्फुसीय यक्षमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा के मौलिक नियमों की व्याख्या करने की शक्ति खाली जगह के पास आरक्षित है। तो ये जो है ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास आरक्षित है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 खाली जगह पर लागू नहीं होंगे। तो जो है ये ऑप्शंस हैं, सिविल सेवाओं में नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों, संघ के कार्यकलापों के संबंध में पोस्ट रेलवे कर्मचारियों। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि रेलवे कर्मचारियों है वो जो है इसमें सही आंसर है। अगला सवाल है, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 की अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सॉरी, तो इसका जो ऑप्शन है वो दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। आगे देखते हैं। अब जो है वो फॉर्मूला दिया गया है, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार उप नियम 1 के तहत अवकाश के नकदीकरण के लिए नकद समतुल्य की गणना निम्न अनुसार की जाएगी। तो ये जो गणना है उसके फॉर्मूला दिए गए हैं कि किस तरह से होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ दिया गया है, ऑप्शन ID 41 नकद समतुल्य। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे फॉर्मूलाज जो आते हैं ना उसे याद आपके पहले से पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जो होते हैं, बहुत ही कम इसके चांसेस होते हैं एक दूसरे से भिन्न होने के। ये एक जैसे ही देते हैं फॉर्मूला ताकि कन्फ्यूज़न हो और आप अपनी सूझबूझ के अनुसार इसके उत्तर देंगे। आगे देखते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का निम्नलिखित में से कौन सा नियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार के संदर्भ में निषेध से संबंधित है? तो ये जो है वो रूल 22A है, नियम 22A जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं,
केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार एक महिला सरकारी कर्मचारी जिसके खाली जगह से कम जीवित बच्चे हैं उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। तो इसका आंसर है 2। अगला सवाल है, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार खाली जगह के तहत लागू अवकाश को चिकित्सा प्राधिकारी जिसकी सलाह बाध्यकारी होगी के संदर्भ के बिना अस्वीकार या रद्द नहीं किया जाएगा। तो ये जो है ये नियम 20 में है। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण खाली जगह में स्थापित किया गया था। तो ये जो है 1985 में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, भारत के सामान्य वित्त नियमों के अनुसार स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसंपत्ति प्राप्त करने या मौजूदा परिसंपत्ति की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को विस्तारित खाली जगह के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो ये जो आंसर है वो है पूंजीगत व्यय। अगला सवाल देखते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना संविधान के खाली जगह के संदर्भ में भारत के आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के तहत की गई थी। तो ये जो है वो अनुच्छेद 267 काउंस 1 में है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार अर्जित अवकाश को सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए खाली जगह की दर से सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा किया जाएगा, जिसे वह उस कैलेंडर वर्ष के आधे वर्ष में सेवा प्रदान करने की संभावना है जिसमें वह नियुक्त किया गया है। तो जो इसका आंसर है वो है 2.5 दिन। अगला सवाल है, भारत के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कर्मचारियों को खाली जगह के सामान्य देखरेख के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर है इसके भारत के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष। अगला सवाल है, भारत में खाली जगह यह निर्धारित कर सकता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालयों के अलावा राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी। तो इसका जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है। अगला सवाल है, सेवा के मौलिक नियमों के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी वह सरकारी कर्मचारी है जिस पर मौलिक नियम 48A लागू होता है, तो खाली जगह का निर्णय अंतिम होगा। तो ये जो है वो भारत की केंद्र सरकार आएगा इसका आंसर। फिर जैसे सम्मिलित करने के लिए पहले भी डेफिनेशन की तरह आया था, इस बार भी आया है रूल और टाइटल ऑफ रूल, यानी कि नियम और नियम के जो शीर्षक हैं वो आए हुए हैं। तो जो पहला है इसमें उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, रूल 3A। उसके लिए जो है वो तत्परता तथा शिष्टाचार जो है वो करेक्ट होगा। और रूल जो 9 है उसमें जो है सरकार की आलोचना जो है वो सही है। और जो रूल 13 है उसमें जो उपहार से संबंधित है वो सही होगा। और जैसे पिछली बार आया था, पिछला जो क्वेश्चन था परिभाषा से संबंधित, इसी प्रकार से अभी आया है। तो आप जो है ये परिभाषा याद भी कर सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित जो है वो पूछ सकते हैं। पिछली बार जो है 2 प्रश्न परिभाषा से संबंधित पूछे थे। अगला सवाल देखते हैं, जब पति तथा पत्नी दोनों भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारी हो तो LTC की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन दिए गए हैं, पति अपने माता पिता नाबालिग भाई बहनों के लिए LTC का दावा कर सकता है, पत्नी अपने माता पिता नाबालिग भाई बहनों के लिए LTC का लाभ उठा सकती है। तो ये जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार यौन उत्पीड़न की जांच से संबंधित विशेष अवकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन है इसमें, आंतरिक समिति की सिफारिश पर
व्यथित महिला सरकारी कर्मचारी को 90 दिनों की अवधि तक का अवकाश दिया जा सकता है। दूसरा कथन है, इस नियम के तहत व्यथित महिला सरकारी सेवक को दिया गया अवकाश खाते से नाम किया जाएगा। तो जो है वो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा, यानी कि पहला जो कथन है वो सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर बेंच की आधिकारिकता है? तो इसमें है मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य। तो ये जो है वो दोनों ही सही है। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार का अर्थ है आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अभिगम्य सूचना का अधिकार जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है, तथा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो ये जो है वो इसके तीनों जो कथन है वो तीनों ही सत्य है। कार्य दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण करना, सामग्री के प्रमाणित प्रतिदर्श लेना, दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां लेना। अगला सवाल है, भारत के CRPC के अनुसार खाली जगह का अर्थ है मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामला। तो इसका आंसर है वारंट मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्राचार के अनुसार निम्नलिखित में से किसी पत्र के इंडेंट ब्लॉक प्रारूप के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है वो सेमी ब्लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे खाली जगह अनुरोध करना होगा, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो दोनों ही इसका ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है इसके, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में या उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने सर्वोत्तम विवेक से अन्यथा कार्य करेगा, सिवाय इसके कि जब वह अपने आधिकारिक वरिष्ठ के निर्देशन में कार्य कर रहा हो। दूसरा कथन है, पर्यवेक्षी पद पर आसीन प्रत्येक सरकारी सेवक को अपने नियंत्रण तथा अधिकार के तहत सभी सरकारी सेवकों की कर्तव्यनिष्ठता तथा निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाना होगा। तो ये जो है वो दोनों ही कथन जो है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को शर्तों के अधीन सेवा के दौरान अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय 10 दिनों तक अर्जित अवकाश को भुनाने की अनुमति दी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें सही है? तो पहली है इसमें, नकदीकरण की अवधि के साथ साथ लिए गए अवकाश को ध्यान में रखते हुए कम से कम 30 दिनों के अर्जित अवकाश का शेष उसके खाते में उपलब्ध होना, पूरे करियर के दौरान भुनाए गए अवकाश कुल मिलाकर 60 दिनों से अधिक नहीं है। तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को ध्यान में रख सकते हैं, ये दोनों ही सही है। आगे जो है वो सही कथन चुनना है। भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 सरकार के व्यवसाय को उसके विभिन्न मंत्रालयों विभागों के बीच आवंटित करता है। दूसरा कथन है, भारत सरकार व्यवसाय का लेन देन नियम 1961 प्रत्येक मंत्रालय विभाग के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा दायित्व को परिभाषित करना चाहता है या करने का प्रयास करता है। ये जो दोनों कथन है वो दोनों ही सत्य हैं। अगला सवाल है, सेवा के मौलिक नियमों के अनुसार जब एक सरकारी कर्मचारी उचित मंजूरी के साथ अस्थायी रूप से भारत से बाहर ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाता है, या तो भारत में उसके द्वारा धारित पद के संदर्भ में किसी विशेष कर्तव्य के संदर्भ में जिस पर उसे अस्थायी रूप से रखा जा सकता है, उसे खाली जगह
द्वारा अनुमति दी जा सकती है। प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वही वेतन प्राप्त होगा जो वह भारत में ड्यूटी पर रहने पर प्राप्त करता था। तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं होता है? तो ट्रेजरी बिल इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो है वो राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं है। आगे के जो क्वेश्चन है, इतने जो क्वेश्चंस थे वो सब्जेक्ट से संबंधित थे, और अब जो क्वेश्चंस है वो रीजनिंग के भी हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के भी दिए हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड हैं। प्रतिशत के क्वेश्चंस भी आए थे, अनुपात के क्वेश्चंस आए थे, सीरीज भी आई थी, ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस थे, आयु से संबंधित क्वेश्चंस थे, क्षेत्रफल के क्वेश्चंस थे, दूरी और समय से संबंधित भी थे, और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे जैसे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 31 मई इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे वो भी आए थे, पर मेन जो था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था। बाकी क्वेश्चंस भी आप देख पा रहे हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस भी थे, और जो बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की, बेसिक अवेयरनेस कंप्यूटर का, वो भी आया हुआ था। लेकिन जो मेन पोर्शन था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था। सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो थे वो इसमें ज़्यादा थे। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो जो है वो यहाँ पे पूरा कर रही हूँ मैं। अगला वीडियो बहुत जल्द लाऊंगी। आपकी तैयारी से संबंधित वीडियो ही है जितने भी अभी आ रहे हैं, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। मेरे पास जैसे जैसे एम्स की या सीआरई से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूँगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।